Guys, this is Mukta and today we'll be going to cover President. It is a topic of polity and a very important topic from the exam point of view. So guys, President को हम लोग दो parts में cover करेंगे. In this video, we'll be covering first part, which includes qualification of President, elections of President, term of office and impeachment process. जो बाकी President की functions और जो powers हैं, that will discussed in the next video. So इस वीडियो में आज हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे. So before jump on to the president, let's take a quick overview of our constitution. So guys, when our constitution was written, जब हमारा constitution लिखा गया था, उस टाइम पे our constitution contained 22 part, 395 articles and 8 schedules. But at present, आज के टाइम में हमारे constitution में there are 25 parts, articles भी 395 से increase हो गए हैं 469 and we have 12 schedules. अमेंडमेंट एक्ट्स 104 अमेंडमेंट एक्ट्स अब तक हो चुके हैं. इनफैक्ट जो ये 104th अमेंडमेंट एक्ट है विच हैज रिसेंटली हैपेंड इन दिस ईयर इटसेल्फ इन जनवरी 25 जनवरी को हुआ था एंड दिस वाज रिलेटेड टू SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसके एक्सटेंशन के रिगार्डिंग ही था. अमेंडमेंट एक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, अमेंडमेंट एक्ट का मतलब है कि इतनी बार थ्रू सेवरल एक्ट्स, इन एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सेवरल अमेंडमेंट्स की हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की हैं. तो अब तक 104 बार ऐसा हो चुका है, 104 एक्ट्स आ चुके हैं. गाइस, दिस 104th जो ये अमेंडमेंट एक्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. करंट अफेयर्स में इसका कोई क्वेश्चन आ सकता है. सो अगर आपने ये कवर नहीं किया है तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. सो नाउ डिस्कस अबाउट प्रेसिडेंट. सो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी की पिक्चर है. सो गाइस, प्रेसिडेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5th है दैट डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव. तो ये जो पार्ट 5th है और यूनियन प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ यूनियन एग्जीक्यूटिव. तो पार्ट 5th जो है वो कंप्लीट यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है और प्रेसिडेंट जो है दैट फॉल्स अंडर आर्टिकल 52 to 78, यानी कि आर्टिकल 52 से 78 जो आर्टिकल्स हैं विच टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव को लेकर के अभी 1-2 साल पहले ही UPSC के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है. यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज व्हाट? यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज व्हाट? तो इसे कैसे याद रखेंगे? ऐसे ध्यान रखना कि हमारी जो मुट्ठी है वो 5 से मिलकर के बनी है. तो वैसे ही यूनियन एग्जीक्यूटिव जो हैं जिनके हाथ में सब कुछ है वो भी 5 हैं. अब कौन कौन आते हैं उसके अंदर? प्रेसिडेंट आ गया, VP का मतलब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट से है तो वाइस प्रेसिडेंट हो गया, PM जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए इसके अंदर और अटॉर्नी जनरल हो गए. तो प्रेसिडेंट हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी हैं. वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या है कि इसके अंदर सारे मिनिस्टर्स आते हैं, ऐसे जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, उसके अलावा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हो गए जिनके इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, और उसके अलावा अदर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स जो हो गए हैं, दैट ऑल कंप्राइजेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो वो सारे जो मिनिस्टर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आते हैं, यानी कि दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. और उसके अलावा अटॉर्नी जनरल. तो अभी हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है बताइए? के वेणुगोपाल अभी हमारे करंट मतलब कि अटॉर्नी जनरल हैं. इनफैक्ट इनका टर्म अभी इस साल जून में ही एक्सपायर होने वाला है 30 जून तक. तो जो भी अगले नए अटॉर्नी जनरल आएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपडेट कर लीजिएगा. सो प्रेसिडेंट जो है ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन एंड हेड ऑफ द स्टेट. ये हमारे फर्स्ट सिटीजन होते हैं कंट्री के एंड प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री एंड ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. Now let's take a look on the qualification of election. Qualification for election. Guys देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन. अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है. जो भी कैंडिडेट एज सच प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है ही शुड पोजेस सर्टेन क्वालिफिकेशन. अब वो क्वालिफिकेशंस क्या होंगी? द पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. एक तो ये बात, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. सेकेंड थिंग, 35 ईयर्स कम से कम एज होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 35 साल की उम्र होनी चाहिए. एंड देन उसके बाद में लोकसभा का जो मेंबर है उसके रूप में वो इलेक्शन फाइट करने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए. मतलब एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा वो इलेक्शन फाइट करने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए.
फोर्थ क्वालिफिकेशन इज ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब गाइस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इनफैक्ट ये जो टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये अभी पीछे कई बार ये न्यूज़ के अंदर काफ़ी टाइम से है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। गाइस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारा जो आर्टिकल है 102, 102 आर्टिकल जो है उसके अंदर इस टर्म को यूज़ किया गया है। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि कोई भी इंसान है, उसने कोई एक सर्टेन पोजीशन होल्ड की हुई है इन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। सपोज सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी इंसान ने कोई पोजीशन होल्ड की हुई है और उस पोजीशन के थ्रू द पर्सन इज गेटिंग सम फाइनेंशियल बेनिफिट या फिर कोई अदर बेनिफिट उस इंसान को मिल रहा है उस पोजीशन के थ्रू, तो वो कहलाएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो यही ऑफिस, इनफैक्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अभी पीछे एक डेढ़ साल के अंदर आपने देखा होगा आप पार्टी का जो 20 MLA का डिस्क्वालिफिकेशन का केस हुआ था उसके अंदर, बट बाद में खैर हाई कोर्ट ने डिसीजन आप पार्टी के फेवर में ही दिया। बट वो जो आप पार्टी का 20 MLA का डिस्क्वालिफिकेशन का केस था दैट वाज अबाउट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को लेकर के था। अगर आपने वो केस नहीं पढ़ा है तो एक बार उसे देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। और इनफैक्ट एक और इसका एग्जाम्पल है, जया बच्चन वॉज डिस्क्वालिफाइड। जया बच्चन भी डिस्क्वालीफाई हुई थी राज्यसभा से बिकॉज शी वॉज अ चेयरपर्सन ऑफ यूपी फिल्म डेवलपमेंट फेडरेशन। तो वो यूपी की फिल्म जो डेवलपमेंट फेडरेशन है उसकी ऑलरेडी चेयरपर्सन थी और साथ साथ में राज्यसभा की मेंबर भी, तो यानी कि 2 ऑफिस वो होल्ड कर रही थी। तो इस वजह से शी गॉट डिस्क्वालीफाइड। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यही है कि कोई भी इंसान ऐसी पोजीशन अगर होल्ड करता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जहाँ से उस पोजीशन की वजह से उसे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ड्राइव हो रहा है या फिर कोई अदर टाइप ऑफ गेन या बेनिफिट मिल रहा है, तो उसे बोलेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। देखो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो सबको पता है कि डायरेक्ट तो होता नहीं है, हम लोग तो प्रेसिडेंट चुन नहीं रहे हैं, है ना। तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इनडायरेक्टली मतलब कि इलेक्ट किए जाते हैं। तो इनके इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन आते हैं, मतलब कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट करते हैं। सो हिज इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ व्हाट। अब इसे याद कैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस देखो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से लेकर के प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में भी और स्टेट पीएससीज लाइक आरपीएससी वगैरह में भी। तो अब इसे याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, इलेक्शन के लिए इलेक्टेड मेंबर्स ही होंगे। ध्यान रखना, नॉमिनेटेड नहीं होंगे, कोई सा भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होगा, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। अब कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, देखो एक तो जो हमारा पार्लियामेंट है उसके दोनों हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उसके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। सेकेंड थिंग, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। यहाँ पे ध्यान रखना लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं की गई है। जैसे पार्लियामेंट के केसेस में तो दोनों हाउसेज हैं, वैसे स्टेट के केस में अगर स्टेट में 2 हाउसेज हैं भी, सपोज अगर, क्योंकि कई मतलब जो स्टेट्स हैं वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है भी तो उस केस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। देखो दिल्ली और पौंडीचेरी ये 2 ही यूनियन टेरिटरीज के ही इलेक्टेड मेंबर्स क्यों लिए गए हैं, क्योंकि ये 2 ही यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिनका अपना लेजिस्लेचर है। और इसके अलावा जो बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं दैट आर एडमिनिस्टर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इन 2 के अंदर लेजिस्लेचर है। तो इस वजह से जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली में तो पता ही है कि सीएम केजरीवाल हैं, और पौंडीचेरी में कौन है बताइए, पता होगा किसी को। तो पौंडीचेरी के जो सीएम है वो हैं वी नारायणसामी। ठीक है, ध्यान रखना। तो पौंडीचेरी और यूनियन और जो दिल्ली है
उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके इलेक्टेड मेंबर्स भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? एक तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स हो गए, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनके केवल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स हो गए, और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं इलेक्शंस की। तो गाइस प्रेसिडेंट का जैसे कि हम बात कर चुके हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है दैट इज थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। अब यहाँ पे मैं एक चीज अज्यूम कर रही हूँ कि आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बारे में पता होगा कि वो क्या होता है। अगर इन केस आपको नहीं पता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है, देन डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन में। उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी बिकॉज इट रिक्वायर्स टाइम टू एक्सप्लेन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एंड राइट नाउ आई डोंट हैव द डिजिटल पेन एंड डिजिटल टैबलेट विद मी वेयर आई कैन राइट इट एंड एक्सप्लेन इट टू यू। तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो। सो डू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा अभी के लिए कि जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, उसके थ्रू इलेक्शन का मतलब जो उसके थ्रू ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई भी डाउट है या कोई भी डिस्प्यूट है तो उसका डिसीजन उसे कौन डिसाइड करेगा, उसका डिसीजन कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है या कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई उसके बाद में कोई और वो चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल फाइनल होगा इसके अंदर। ठीक है, अब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उस समय नॉमिनेशन दिया जाता है, तो वैसे ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी नॉमिनेशन जाता है कैंडिडेट्स का। अब जो कैंडिडेट हैं, सपोज जैसे रामनाथ कोविंद जी हैं, वो खड़े हुए हैं, मतलब वो अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इनका जो नॉमिनेशन है दैट मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स। देखो 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, देखो प्रपोजर का मतलब ये है कि कोई आपका नाम प्रपोज करता है। जैसे कि सपोज आपने मेरा नाम किसी पोजीशन के लिए प्रपोज किया, ठीक है, कि आप मैम को इस पोजीशन के लिए मतलब हम प्रपोज करते हैं इनका नाम कि ये इस पोजीशन पर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रपोजर, यानी कि समवन हु नेम्स अ कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट। मतलब कोई अगला बंदा जो है वो प्रेसिडेंट का नेम जो है वो मतलब प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट का नेम जो है वो प्रपोज कर रहा है। और सेकेंडर कौन होता है? कि कोई इंसान जो उस प्रपोजल की बात को सपोर्ट कर रहा है। मतलब कि आपने अगर मेरा नाम किसी चीज के लिए प्रपोज किया तो आपका कोई फ्रेंड है वो आपकी बात को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ भाई मैं इसके प्रपोजल से सहमत हूँ, वो वाली बात है यहाँ पे। कि मतलब भाई जो प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन है, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का नॉमिनेशन है, मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर। 50 इलेक्टर्स तो ऐसे होने चाहिए, 50 इलेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसका नाम प्रपोज करें। समझ रहे हैं? 50 इलेक्टर्स ने नाम प्रपोज किया कि हम चाहते हैं ये जो कैंडिडेट है ये प्रेसिडेंट बने, ये हमने इनका नाम प्रपोज कर दिया है। और 50 मेंबर्स ऐसे हो, 50 इलेक्टर्स ऐसे हो, मेंबर्स नहीं सॉरी, 50 इलेक्टर्स ऐसे हो जो कि उस प्रपोजल को बैक करें, जो कि उस प्रपोजल को सपोर्ट करें, उसे बोलते हैं सेकेंडर्स। सो इन अ नटशेल टोटल 100 ही हो गए, 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर। तो ये तो बात हो गई नॉमिनेशन की। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अब इसके बाद में बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए गाइस, क्या होता है कि जब भी कोई मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, द पर्सन जो कैंडिडेट है ही हैज़ टू डिपॉजिट 15,000 रुपीज़ इन आरबीआई एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। उन्हें 15,000 रुपये 15,000 रुपीज़ आरबीआई के अंदर डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। एंड इफ इन केस द पर्सन और इफ इन केस दैट कैंडिडेट फेल टू सिक्योर 1/6 वोट, अगर उन्हें 1/6 वोट, टोटल जो वोटिंग हुई है उसके 1/6 वोट भी अगर वो सिक्योर नहीं कर पाता है कैंडिडेट, तो फिर ये जो 15,000 है वो फिर उनके हाथ से चले जाते हैं, वो फोरफिट हो जाते हैं, वापस नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये है सिक्योरिटी डिपॉजिट। और ओथ सबको पता है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो दिलवाते हैं। और इन केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल तो उनकी एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां तक क्लियर है?
अब बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस की। प्रेसिडेंट का जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 5 साल का होता है। अगर प्रेसिडेंट को सपोज कभी रिजाइन करना है, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे वीपी का मतलब वाइस प्रेसिडेंट से है, तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। अब एक चीज का और ध्यान रखना कि जब तक प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस है, जब तक वो ऑफिस के अंदर है, यानी कि जब तक उनका 5 ईयर का जो पूरा टेन्योर है, जितने टाइम तक उनका टर्म ऑफ ऑफिस है, till that time he is immune from the criminal proceedings। वो criminal proceedings से immune है, उनके ऊपर कोई criminal proceedings आप नहीं चला सकते हो, but civil proceedings हो सकती है, but that too after giving 2 months notice। अगर 2 महीने का नोटिस आप पहले से एडवांस में दो कि भाई ये सिविल प्रोसीडिंग्स हैं, ये हम आपके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट करना चाह रहे हैं, तो वो की जा सकती हैं। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जब तक उनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है, बट 2 महीने का नोटिस देने के बाद में, 2 महीने का नोटिस मतलब एडवांस में देने के बाद में उनके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। एंड ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 ईयर्स के बाद में वो री इलेक्ट नहीं हो सकते हैं। रामनाथ कोविंद जी का जब टेन्योर ओवर होगा तो वो वापस भी सेकेंड टर्म के लिए भी मतलब बन सकते हैं जो प्रेसिडेंट है। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा कि देखो क्या होता है कि हमने एक चीज तो इलेक्शंस जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके अंदर देखा कि पार्लियामेंट के या जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। बट जब प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात आती है, जब प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात आती है, तो उस इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा एक ट्रिक मतलब उसके अंदर थोड़ा सा एक कैच है। ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स ही मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स जो हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, वो दोनों ही प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि हमें पता है कि नॉमिनेटेड मेंबर ने प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरी तरफ जो इलेक्टेड मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, जो हमारी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली थी या फिर दिल्ली और पौंडीचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनके इलेक्टेड मेंबर्स ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट किया था, बट उनके इम्पीचमेंट में उनका कोई रोल नहीं है, उनके इम्पीचमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहां से एक आध बार क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो हमने 3 एरियाज बात करे थे कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और जब इम्पीचमेंट की बात आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर ही करते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर। आई होप दिस इज क्लियर। अब इम्पीचमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इम्पीचमेंट होता क्या है। देखो, इम्पीचमेंट का मतलब ये है कि ये एक तरीका है जिससे आप किसी को रिमूव कर सकते हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को उसके ऑफिस से रिमूव कर सकते हो। सो दिस इज अ वे ऑफ रिमूविंग समथिंग। इम्पीचमेंट का मतलब इम्पीचमेंट जो है दैट डज नॉट इटसेल्फ रिमूव, उसका खुद का मतलब रिमूव करना नहीं है। इट इज अ वे ऑफ रिमूविंग समथिंग, इट इज अ वे ऑफ रिमूविंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम द ऑफिस। किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ऑफिस से हटाने का एक जो प्रोसेस है, एक जो तरीका है, उसे बोला जाता है इम्पीचमेंट। ठीक है, इट इज लाइक एन इंडिक्टमेंट जैसा होता है, उस तरीके से है। अब इम्पीचमेंट जो है, तो आपने प्रोसेस स्टार्ट की, फिर उसके बाद में मतलब जब इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद में जो दोनों हाउसेज हैं वो उसके ऊपर वोटिंग वगैरह करते हैं, एंड जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में जाके ही स्टैंड्स रिमूव। तो इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ रिमूवल। तो यहाँ तक बात हो गई इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट देखते हैं। क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट जो है वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। ये टर्म जो क्वासी जुडिशियल है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है कि कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स विच इज कंडक्टेड, जैसे कोर्ट होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है, उसके अंदर जज बैठे होते हैं और वो मतलब कि मतलब उनके पास में पूरी पावर्स और प्रोसीजर्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना जजमेंट सुनाते हैं।
क्वासी जुडिशियल में ये होता है कि इट इज जब जो प्रोसीडिंग्स हैं विच इज कंडक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स, मतलब कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जज नहीं कंडक्ट करते, ठीक है। These proceedings are conducted by या तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव है या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल है, उनके द्वारा ये प्रोसीडिंग्स की जाती हैं, बट इसकी जो कैरेक्टर है इट इज सिमिलर टू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इसका जो पावर्स और प्रोसीजर्स हैं वो बिल्कुल कोर्ट ऑफ लॉ जज की तरह ही रिजेंबल करती हैं, बट जज की जगह ये की किसके द्वारा जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल के द्वारा। सो आई होप आपको पता चला होगा कि क्वासी जुडिशियल प्रोसेस क्या है। वही मतलब बाकी सब चीज़ें सेम है, कोर्ट ऑफ लॉ, जज एंड एवरीथिंग, बट इट जस्ट दैट कि ये जज नहीं प्रोसीड करते हैं, ये प्रोसीडिंग्स की एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स के द्वारा जाती है। और इम्पीचमेंट ऐसे नहीं है कि किसी भी बात पे इम्पीचमेंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट का, इट इज़ ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं तो उसी केस में प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जा सकता है। इम्पीचमेंट के जो चार्जेस हैं, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो इम्पीचमेंट के चार्जेस हैं कई बार लोगों को लगता है कि लोकसभा के अंदर इनिशिएट किए जाते होंगे, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट के चार्जेस इनिशिएट किए जा सकते हैं। सो इम्पीचमेंट के जो चार्जेस हैं दैट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में आप इनिशिएट कर सकते हैं, बट that should be signed by 1/4 of that house। उस हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है, उस हाउस में जो टोटल मेंबर्स हैं उनके 1/4 मेंबर्स जो हैं उसके द्वारा वो इम्पीचमेंट चार्जेस हैं वो साइन होने चाहिए, और प्रेसिडेंट को 14 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाना चाहिए कि हम आप पे इम्पीचमेंट चार्जेस जो हैं वो इनिशिएट कर रहे हैं। अब इम्पीचमेंट चार्जेस जब इनिशिएट हो गए, 1/4 मेंबर ने साइन करके दे दिया और आपने 14 डेज का नोटिस भी दे दिया सपोज प्रेसिडेंट को, फिर उसके बाद में जब इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास किया जाता है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है वो दोनों हाउसेज में जाता है। सपोज एक एग्जांपल से देखते हैं, राज्यसभा के अंदर सपोज जैसे प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट चार्ज है वो इनिशिएट हुआ, तो वहाँ के जो 1/4 मेंबर हैं उन्होंने जो साइन करके दे दिया, और जो प्रेसिडेंट हैं सपोज हम रामनाथ कोविंद जी की नाम ले लेते हैं, तो उन्हें 14 दिन का नोटिस दे दिया, 14 डेज का नोटिस दे दिया। अब क्या हुआ कि उसके बाद में राज्यसभा में जब वो एक्सेप्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तो जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है वो फिर राज्यसभा के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी का मतलब जितने टोटल मेंबर्स हैं उसका 2/3 मेंबर्स जो हैं, उसके जो 2/3 मेंबर्स हैं उतने मेंबर्स उसे पास के थ्रू मेजॉरिटी से पास होना चाहिए वो रेजोल्यूशन। उसके बाद में वो रेजोल्यूशन जाएगा दूसरे हाउस में यानी कि लोकसभा में। पहले क्योंकि राज्यसभा में इनिशिएट हुआ, राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स ने उसे अगर मेजॉरिटी से पास कर दिया, फिर उसके बाद में जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में भी सिमिलर चीज है, लोकसभा में भी जो लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है उसके 2/3 मेंबर्स मेजॉरिटी से उसे पास करेंगे, और फिर उसके बाद में अगर दोनों हाउसेस से पास हो जाता है देन उसके बाद में प्रेसिडेंट जो है स्टैंड्स रिमूव्ड, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है अपनी ऑफिस से। उसके अलावा जो जब दूसरे हाउस में जाता है तब वो भी अपने हिसाब से अपने इन्वेस्टिगेशन चार्जेस वगैरह सब कुछ करते हैं, देन उसके बाद में प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड। सो दिस इज अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पार्ट 1 में आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें की, and in part 2 we'll be going to cover functions and powers of president, and here I want to say one thing. If you like this way of teaching through the slide set and presentation way, then do let me know, because आपके feedback से ही I'll get to know कि आपको किस मेथड के थ्रू you will be able to learn fast and you will be able to understand things in a better way. So if you like this then do write it in the comment section, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, then you can always ask. ठीक है guys, so thank you and see you in my next video. Stay connected. Bye.